तो कल हमने अशोक के बारे में जाना। आज अशोक के द्वारा जो अभिलेख लिखे गए थे, कुल मिलाकर सारे अभिलेखों पे हम चर्चा करेंगे। तो उनके कुछ, जैसे आज हम इनके अभिलेखों के बारे में जानते हैं। कुल मिलाकर 33 अभिलेख थे, जिनमें की 7 अभिलेख लघु अभिलेख माने जाते हैं इनके, और 14 शिलालेख मुख्य शिलालेख हो जाएंगे, जिन्हें चतुर्दश शिलालेख भी कहा जाता है। तो इनसे पहले हम कुछ बिखरे हुए अभिलेख हैं, उन पर थोड़ा चर्चा कर लेंगे। जैसे कि एक हमारा गुर्जरा अभिलेख है, गुर्जरा अभिलेख हमारा एमपी में हो जाएगा। और एक हमारा मास्की है, एक नेतुर है, और एक हमारा उदयगोलान है। यानी मास्की, नेतुर और उदयगोलान। ये तीन के तीन, ये तीनों हमारे कर्नाटक में हो जाएंगे। कर्नाटक। गुर्जरा अभिलेख मध्य प्रदेश में, मास्की, नेतुर और उदयगोलान ये कर्नाटक में हो जाएंगे। ये 4 अभिलेख ऐसे हैं जिनमें कि अशोक का पूरा नाम, यानी कि देव नाम प्रियदर्शी, देव नाम प्रियदर्शी, अशोक लिखा मिला। ये 4 अभिलेख हमारे ऐसे हैं जिनमें कि अशोक का नाम देवनाम प्रियदर्शी अशोक मिला। लेकिन अभी भी इन अभिलेखों को देखकर भी जेम्स प्रिंसेप जो हमारे थे, जेम्स प्रिंसेप को इनको पढ़ने की सफलता मिली थी, जेम्स प्रिंसेप को। फिर भी इन्होंने पहचान ना हो पाई कि ये किसके अभिलेख थे, क्योंकि अशोक तो पता नहीं कितने हैं और कहां के हैं। लेकिन एक और अभिलेख हमारा मिला था राजस्थान में, वो नोट करना है आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो राजस्थान का भब्रू अभिलेख, राजस्थान के भब्रू अभिलेख में इनको लिखा मिला था, मैं मगध सम्राट अशोक, मैं मगध सम्राट देव नाम प्रियदर्शी अशोक। तो सारा कुछ जो भी पहचान हुई थी वो राजस्थान के भब्रू अभिलेख से हुई थी। उससे पहले ये चारों अभिलेख देखने के बाद तो ये जेम्स प्रिंसेप थे, इनको तो मिल गई थी सफलता इनको पढ़ने में। लेकिन एक जेम्स पेंथर भी थे, हमने आपको कल बताया। तो उन्होंने तो ये अभिलेख बिल्कुल नेगलेक्ट कर दिए थे, बिल्कुल नकार दिए थे, क्योंकि उनको लगा कि ये बहुत छोटे मोटे कोई राजा होंगे, उनकी चर्चा होगी, हम खुदाई करेंगे तो कुछ बड़ा पल्ले पड़ेगा, ये हमारे काम का नहीं है। तो नेगलेक्ट किसने किए, ये क्वेश्चन बनता है। तो वो हो जाएंगे हमारे जेम्स पेंथर। और पढ़ने की सफलता किनको मिली, तो वो जेम्स प्रिंसेप को मिल जाएगी। इसके बाद में हम अशोक के जो 7 लघु अभिलेख है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारा पहला अभिलेख जो हो जाएगा रूमनदेही अभिलेख। सात लघु अभिलेख। पहला रूमनदेही अभिलेख, रूमनदेही अभिलेख। रूमनदेही अभिलेख में हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहली बात तो ये हमारे नेपाल के लुम्बिनी में स्थित है, नेपाल के लुम्बिनी में। इसमें किस चीज की चर्चा होगी, तो इसमें प्रशासनिक चर्चा नहीं है, कोई उपदेश नहीं है, इसमें अर्थव्यवस्था की चर्चा है, अर्थव्यवस्था की इसमें चर्चा है। अर्थव्यवस्था की चर्चा को याद करने के लिए हमको एक चीज याद रखनी होगी कि नेपाल में जो अशोक के समय जो टैक्स था वो सबसे कम था, टैक्स नेपाल में सबसे कम था। रूमनदेही अभिलेख कहाँ है, तो नेपाल में है। और रूमनदेही अभिलेख में किसकी चर्चा की गई है, तो वो अर्थव्यवस्था की चर्चा की गई है। नेपाल में टैक्स सबसे कम होने का रीजन था कि महात्मा बुद्ध
का भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल लुम्बिनी में था, इसलिए यहां पर सबसे कम टैक्स था। दूसरा हमारा अभिलेख हो जाएगा टोपरा। तीसरा अभिलेख हमारा हो जाएगा मेरठ का अभिलेख। तो ये जो टोपरा अभिलेख है, टोपरा अभिलेख है हरियाणा के यमुनानगर जिला, हरियाणा का यमुनानगर जिला में स्थित था। ये यमुनानगर जिला यूपी के सहारनपुर से टच करके होता है। तो ये टोपरा और मेरठ अभिलेख, ये दोनों ही अभिलेख फिरोज शाह तुगलक ने दोनों ही अभिलेख यहां से ले जाके अपने राजधानी में तुगलकाबाद यानी दिल्ली के तुगलकाबाद में इन्होंने वहां पर शिफ्ट किए। फिरोज शाह तुगलक ने कहां शिफ्ट किए? तो ये दिल्ली के तुगलकाबाद में शिफ्ट किए। फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत यानी सल्तनत काल का अकबर भी कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। दिल्ली तुगलकाबाद इन्होंने शिफ्ट किए। चौथा अभिलेख एक यूपी में जगह है कोसांबी। कोसांबी यूपी में मिला। ये चौथा अभिलेख जो कोसांबी में मिला है, ये रानी को समर्पित है। क्वेश्चन आता है कि रानी को समर्पित कौन सा अभिलेख है? तो वो कोसांबी अभिलेख हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में मिला। इसमें रानी की जो चर्चा की गई है, ऐसे की गई है कि मेरी प्रिय पत्नी रानी कारूबाकी, ये बहुत ही दयालु हृदय की है, बहुत ही काइंड हार्ट की है। ये गरीबों में दान देती है, ये गरीबों में बहुत दान देती है। और कोसांबी अभिलेख को अकबर ने इलाहाबाद में, जिस टाइम पर अशोक का काल चल रहा था, उस टाइम पर कोसांबी एक बहुत प्रगतिशील एरिया था, लेकिन अकबर के काल में इलाहाबाद बहुत प्रगति कर चुका था। तो इसको इलाहाबाद में शिफ्ट किया अकबर ने। अकबर ने इलाहाबाद में शिफ्ट करने का इसका जो मोटिव था, उसका जो लक्ष्य था, वो यही था कि जब अशोक की पत्नी कारूबाकी दान पुण्य कर सकती है, तो और किसी की पत्नी क्यों नहीं? इसको देख के प्रेरित हो, इस अभिलेख को देख के प्रेरित हो और सभी के सभी क्या करें? दान करें, गरीबों में दान करें। हमारा जो पांचवा अभिलेख हो जाएगा, पांचवा, छठा और सातवां, तीनों के तीनों ये बिहार में हो जाएंगे। पांचवा हो जाएगा रामपुरवा, छठा लोरिया अरिराज, लोरिया अरिराज, सातवां हो जाएगा लोरिया नंदनगढ़। रामपुरवा, लोरिया अरिराज, लोरिया नंदनगढ़, ये हो जाएंगे हमारे बिहार में। तीनों के तीनों बिहार में हो जाएंगे। ये तीनों बिहार के चंपारण जिले में, बिहार में एक चंपारण जिला पड़ता है, वहां पर। लोरिया नंदनगढ़ जो अभिलेख है, इस पर मोर का चित्र बन रहा है, मोर का चित्र। क्वेश्चन आता है कि बिहार के किस अभिलेख पर मोर का चित्र मिलता है? तो वो लोरिया नंदनगढ़ वाले पे, या फिर लोरिया नंदनगढ़ वाले पे किस पक्षी का या किस जीव का चित्र है? तो वो मोर का हो जाएगा। इसके बाद में हम चर्चा कर लेते हैं 14 जो मुख्य शिलालेख है, जिनको चतुर्दश शिलालेख कहा जाता है। ये पूरे 14 शिलालेख 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं, उनकी चर्चा करते हैं। अब हम चर्चा करते हैं जो मुख्य 14 हैं शिलालेख, जिनको चतुर्दश शिलालेख भी कहते हैं। लेकिन उससे पहले एक अभिलेख जो कि महत्वपूर्ण हो जाता है, हर क्वेश्चन में आता है
कि द्विभाषी अभिलेख, अशोक का द्विभाषी अभिलेख कौन सा है, तो वो सरेकुना अभिलेख हो जाएगा। सरेकुना अभिलेख ये हमारा एकमात्र द्विभाषी अभिलेख है, मतलब ये अकेला ही इकलौता अभिलेख ही ऐसा है जो कि दो भाषाओं में लिखा हुआ है, एक ग्रीक और अरेमाइक। अरेमाइक भाषा को हम अरामाई भी बोल देते हैं या आरमाइड भी बोल देते हैं। ये हमारा कहां है, तो ये अफगानिस्तान में या उस समय कंधार, दोनों आप लिख लीजिए, अफगानिस्तान या कंधार। एकमात्र द्विभाषी अभिलेख सरेकुना अभिलेख, ग्रीक या अरमाइक भाषा में, कंधार या अफगानिस्तान में। इसके बाद हम चर्चा करते हैं 14 मुख्य अभिलेख की। अगर हम बात करें तो पहले अभिलेख में इन्होंने अहिंसा की बात करी, बलि पर बिल्कुल रोक लगा दिया गया, बलि पर रोक लगा दिया गया। दूसरे अभिलेख की हम बात करें तो इसमें चिकित्सा की बात की गई, चिकित्सा, यहां पर पहली बार पशु चिकित्सा की बात की गई। इससे पहले इंसानों का इलाज तो होता था, लेकिन पशु चिकित्सा का कोई ऐसा मैटर नहीं था। यहां पहली बार पशु चिकित्सा की बात हुई। दूसरे अभिलेख में ही प्लस करके हम लिखेंगे दक्षिण भारत के 4 राजवंशों की, दक्षिण भारत के 4 राजवंशों की चर्चा की गई। वो थे चोल, चेर, सत्यपुत्र और पांड्य। दूसरे अभिलेख में चिकित्सा की बात करी गई, खास तौर पर पशु चिकित्सा की, प्लस दक्षिण भारत के 4 राजवंश की, चोल, चेर, सत्यपुत्र और पांड्य। चोल, चेर, सत्यपुत्र और पांड्य, ये 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन बनता है कि दक्षिण भारत के जो राजवंशों की चर्चा की गई थी वो किस अभिलेख में, तो मुख्य जो चतुर्दश शिलालेख है उसके दूसरे वाले में। बाकी तीसरे की बात करें तो तीसरे में उन्होंने 3 अधिकारी रख रखे थे। तीसरे अभिलेख में अपने अधिकारियों की बात करते हैं। एक तो था राजुक, प्रदेशक, राजुक, प्रदेशक और युक्तक। इसमें मुख्यतः राजुक था। इनका काम था कि जो परेशानी है जनता में, प्रजा में, वो उनके विकास के मुद्दे पर, प्रजा के विकास के मुद्दे पर राजा से मिलेंगे और पूरे राज्य की सीमा में हर 5 साल में भ्रमण करेंगे। हर 5 वर्ष में ये भ्रमण करेंगे। इनका मुख्य कार्य ये था। चौथे अभिलेख की अगर हम बात करें तो भैरी घोष के स्थान पर धम्म घोष इन्होंने किया। भैरी घोष का मतलब होता है युद्ध का नगाड़ा बजना, और धम्म घोष का मतलब होता है धर्म की बातों पर चलना, इंसानियत की बातों पर चलना। भैरी घोष के स्थान पर धम्म घोष, यानी कि भैरी मतलब युद्ध, धम्म मतलब धर्म, इंसानियत। 5वें में इन्होंने धम्म महामात्र की नियुक्ति करी। 5वें अभिलेख में इन्होंने अपने धम्म महामात्र की नियुक्ति की चर्चा की है, क्योंकि देखने के लिए भी चाहिए कि कोई लोग
धम्म घोष पर चल भी रहे हैं या नहीं, इसीलिए धम्म महामात्र की नियुक्ति की चर्चा की गई है। छठे में इन्होंने अधिकारी अपने अधिकारी जन कल्याण के मुद्दे पर राजा से आकर मिल सकते हैं, ऐसा छठे अभिलेख में जानकारी दी। जन कल्याण मामले में इनके अधिकारी इनसे मिल सकते हैं, यानी अशोक के अधिकारी जन कल्याण मामले में इनसे मिल सकते हैं, ऐसा छठे अभिलेख में जानकारी दी गई है। इनके अधिकारी कौन कौन थे? तो राजुक, युक्तक और प्रदेशक। राजुक, युक्तक और प्रदेशक। राजुक इसमें मुख्य है, पहले भी हमने आपको बताया। सातवें में इन्होंने सबसे बड़ी बात, सातवां अभिलेख आप नोट करके स्टार बना के लिखेंगे, सातवां अभिलेख सबसे बड़ा अभिलेख हो जाएगा। और क्वेश्चन आएगा कि सबसे छोटा अभिलेख, तो पहले बताया जो पहला ही अभिलेख हमने लिखवाया था रूमनदेही अभिलेख जो नेपाल लुम्बिनी में था, तो सबसे छोटा अभिलेख वो हो जाएगा। और सबसे बड़ा अभिलेख तो सातवां अभिलेख। ये सबसे बड़ा होने का कारण, इसमें धार्मिक चर्चा की गई है। इसमें कहा गया है कि सभी धर्मों के लोग आपस में समन्वय बना के रखें, सभी धर्मों के लोग आपस में समन्वय बना के रखें, क्योंकि कोई भी धर्म अलग नहीं है, सब एक ही है। और बड़ा होने का भी रीजन यही है कि धर्म की बात में ज्यादा बोलना पड़ता है, धर्म की बात अच्छे से समझ नहीं आती है, इसीलिए ये सबसे बड़ा हो गया। तो सातवां अभिलेख सबसे बड़ा हो गया। इन्होंने सभी धर्म के लोग समन्वय बना के रखें, ऐसा कहा सातवें अभिलेख में, समन्वय बना के रखें। आठवें अभिलेख की बात करें तो आठवें अभिलेख में इन्होंने अपनी यात्राओं का वर्णन किया है, धम्म यात्राओं का वर्णन किया है। तो इसमें जो मुख्यतः है क्वेश्चन आते हैं कि अशोक ने गया की यात्रा अपने राज्याभिषेक से कितनेवें वर्ष की, या लुम्बिनी की यात्रा कितनेवें वर्ष की। तो इनकी जो सबसे पहला जो यहां से क्वेश्चन बनता है कि अशोक ने कब स्टार्ट कर दी थी, तो वो 8वें वर्ष स्टार्ट कर दी थी। 8वें वर्ष जब कलिंग पे इन्होंने युद्ध किया था, उसके बाद ही तुरंत ये बौद्ध धर्म में आ गए थे, परेशान हो गए थे वहां की स्त्री और बच्चों की स्थिति देख के, तो इन्होंने 8वें वर्ष में ही स्टार्ट कर दी थी। उसके बाद में जो मुख्य है वो गया, और गया के बाद में लुम्बिनी। तो लुम्बिनी राज्याभिषेक के 10वें वर्ष गए, गया 10वें वर्ष गए और लुम्बिनी 20वें वर्ष। क्वेश्चन आएगा कि लुम्बिनी राज्याभिषेक से कितनेवें वर्ष गए, तो वो 20वें वर्ष गए और गया 10वें वर्ष गए। कौन से वर्ष स्टार्ट कर दी थी धम्म यात्रा, तो 8वें वर्ष इन्होंने स्टार्ट कर दी थी। 9वें अभिलेख की अगर हम बात करें तो 9वें अभिलेख में इन्होंने कहा है कि छोटे छोटे त्योहारों पर रोक लगाई जाए, छोटे छोटे त्योहारों पर रोक लगाई गई। इसका भी एक रीजन बताया गया, क्योंकि त्योहारों में अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है, पैसे खर्च होते हैं, तो अर्थव्यवस्था बनाए रखने के लिए छोटे छोटे त्योहारों पर रोक लगाई। 10वें अभिलेख में इन्होंने कहा कि धम्म का महत्व बताया इन्होंने। धम्म का मतलब है इंसानियत को बढ़ावा दीजिए, ऐसा संदेश 10वें अभिलेख में इन्होंने दिया है। 11वें अभिलेख में इन्होंने अपने अधिकारियों को ऑर्डर किया है। 11वें अभिलेख से हमें पता चलता है कि अपने अधिकारियों को इन्होंने ऑर्डर किया है कि मेरे अधिकारी ब्राह्मणों को ना सताएं, मेरे अधिकारी ब्राह्मणों को ना सताएं। इसी से पता चलता है कि अशोक
धार्मिक प्रवृत्ति से सहिष्णु थे, सभी धर्मों का सम्मान करते थे। 12वें वाले से पता चलता है कि वो स्त्रियों के प्रति भी सम्मान की भावना रखते थे, क्योंकि 12वें अभिलेख में उन्होंने स्त्री महामात्र की नियुक्ति पर चर्चा की है। स्त्री महामात्र की नियुक्ति पर इन्होंने चर्चा की है 12वें अभिलेख में। 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध पर चर्चा की है। कलिंग युद्ध पर चर्चा 13वें अभिलेख पर। लेकिन यहां की एक कंफ्यूजन अभी के अभी दूर करे दे रहे। 13वें अभिलेख में तो कलिंग युद्ध की चर्चा है, किंतु कलिंग में भी इनका एक अभिलेख है जहां पर कलिंग युद्ध की कोई चर्चा नहीं है। कलिंग अभिलेख में क्या लिखवाया है कि जिस प्रकार कोई मां अपने बच्चों के लिए एक अच्छी धायमा रख के निश्चिंत हो जाती है, उसी प्रकार ये पृथ्वी मेरे बच्चों की तरह है, मेरी संतान की तरह है, और मैं उस धायमा की तरह यहां पर महामात्र यानी अपने अधिकारियों की राजुक की नियुक्ति मैंने की है, जो कि आपको अच्छे काम पर इनाम देगी और बुरे काम पर वो राजुक आपको दंड देगा। ये चीज जो मैंने आपको बताई कलिंग अभिलेख में है, क्या कि मैं जैसे मां धायमा रखकर निश्चिंत हो जाती है, वैसे ही मैं निश्चिंत हो गया हूं राजुक की नियुक्ति करके। लेकिन कलिंग युद्ध की जो चर्चा की है वो 13वें अभिलेख में है, ना कि कलिंग अभिलेख में। लास्ट अगर 14 अभिलेख की अगर हम बात करें तो लास्ट का 14वां अभिलेख में इतना खास है नहीं। इसमें लिखा है कि हमने काम तो बहुत कराया और बहुत करा भी रहे हैं, बहुत लिखवाने का भी बोला, लेकिन जो लिखने को रह गया इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, लिखने वाले की गलती है। इसमें जो काम कराया है वो भी नहीं लिखा गया है, तो वो लिखने वाले की गलती है, हमारी नहीं है। एक क्वेश्चन बनता है मोस्ट इंपोर्टेंट, हम यहां पर स्टार बना के लिखेंगे कि उत्तर प्रदेश के चुनार से लाए गए पत्थरों पर अभिलेख लिखवाया गया है। क्वेश्चन आएगा कि अशोक ने अभिलेख या शिलालेख लिखवाने के लिए पत्थर कहां से मंगाए, तो यूपी के चुनार से। यूपी के चुनार से। पाकिस्तान वाले अभिलेखों की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा व शाहबाजगढ़ी से हमें जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो खरोष्टी लिपि में अभिलेख है, खरोष्टी। और भारत में किस लिपि में है, तो वो ब्राह्मी लिपि में। पाकिस्तान में खरोष्टी लिपि में, कहा मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी। अशोक ने 2 सिद्धांत दिए, एक तो स्वयं निरंतरण का सिद्धांत और दूसरा सिद्धांत जियो और जीने दो। स्वयं नियंत्रण का सिद्धांत का मतलब है कि पहले अपने ऊपर नियंत्रण करो, बाकी बाद में उपदेश दो। इसके सिद्धांत लिखेंगे स्वयं नियंत्रण, दूसरा जियो और जीने दो। जियो और जीने दो का मतलब है कि खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। बाकी कई लोग ऐसे होते हैं कि अपना काम बन जाए भाड़ में जाए, बाकी सब जनता भाड़ में जाए। इनका उपदेश था, इनका सिद्धांत था स्वयं नियंत्रण। अगर हम किसी को नशा मुक्ति का उपदेश दे रहे हैं तो पहले अपने अंदर झांक ले कि हम नशा तो ना करते कुछ। अगर हम किसी को बोल रहे हैं कि झूठ मत बोला करो, तो पहले अपने अंदर झांक ले कि क्या हम भी झूठ बोलते हैं या नहीं। जियो और जीने दो का मतलब है कि खुद भी खुश रहो और दूसरों को भी खुश रहने दो। इनके उपदेश थे। एक उपदेश हो जाएगा माता पिता का सम्मान करना। माता पिता का सम्मान करो। माता पिता से मतलब अपने सभी बड़े जनों का सम्मान करो, छोटों से प्यार रखो और माता पिता का सम्मान रखो। दूसरा उपदेश हो जाएगा घर पर आए, दरवाजे पर आए, चाहे कोई भी है, सभी लोग का आप सम्मान करें। जैसे कि कोई भिक्षु आए या कोई साधु आए, सभी का आदर करें। दानवीर करण की बात करें तो वो
जो साधु के भेष में उनसे कवच कुंडल मांगने आए थे, बेशक साधु के भेष में आए थे लेकिन आए भगवान थे। तो हम साधु का भी आदर सम्मान करें, क्योंकि क्या पता कि ईश्वर, अल्लाह या भगवान हमको किस रूप में मिल जाए। तीसरा इन्होंने जो कहा था, नौकर वह दास के प्रति सहानुभूति रखे। नौकर वह दास के प्रति सहानुभूति रखे, जैसे कि दिवाली में उनको गिफ्ट शिफ्ट देना, ये सब कुछ बहुत अच्छी बात है। इनकी सेना की अगर हम चर्चा करें तो दो प्रकार से इनकी सेनाएं थी, एक स्थायी और दूसरी अस्थायी। स्थायी सेना तो दुर्ग और महत्वपूर्ण स्थानों पर हमेशा तैनात रहती थी, और अस्थायी सेना कभी युद्ध या आपातकालीन स्थिति में आती थी, दुर्ग या महत्वपूर्ण स्थान हमेशा तैनात। अस्थायी सेना की अगर हम बात करें तो अस्थायी सेना जो थी वो आपातकालीन स्थिति में आती थी या युद्ध या आपातकालीन स्थिति में आती थी। इनकी सेना की बात करें, क्वेश्चन आता है कि इनकी सेना नंद वंश की सेना की मतलब कम थी या ज्यादा थी, तो इनकी अधिक थी। नंद वंश से अधिक सेना थी इनकी। जस्टिन नामक वैज्ञानिक है, एक जस्टिन नामक वैज्ञानिक है, इन्होंने इस सेना को लुटेरों की सेना बता दी। जस्टिन नामक है एक वैज्ञानिक, इन्होंने इसकी सेना को लुटेरों की सेना बताई। तो लुटेरों की सेना किसने बताई? तो जस्टिन ने। इनके काल में बढ़ई और लोहार, अशोक की फौज को लुटेरों की फौज किसने बताई? तो वो जस्टिन ने बताई थी। एक और क्वेश्चन हम जस्टिन से पहले करा चुके हैं कि किसने चंद्रगुप्त को सेंड्रोकस बताया? तो वो जस्टिन ने ही बताया था। अब अगर हम बात करें इनके जो राज्य में बढ़ई और लोहार की, तो ये कुशल बढ़ई तथा लोहार मिलते थे। लोहार इनके हथियार बनाते थे और बढ़ई इनके मकान, किले, घर ये सब कुछ बनाते थे। अच्छे कुशल मिलते थे बढ़ई और लोहार। बढ़ई इनके मकान बनाते थे और लोहार हथियार, लकड़ी के मकान, बैंगलो बनाया करते थे बढ़ई। इनकी बात करें, इन्होंने सबसे ज्यादा बिल्डिंग, इन्होंने बहुत अधिकतर वास्तुकला बनवाई बिल्डिंग्स, और सबसे ज्यादा बिल्डिंग धार्मिक बिल्डिंग थी। सबसे ज्यादा बिल्डिंग धार्मिक थी। तो अशोक की सबसे ज्यादा वास्तुकला कहा जाएगा, क्वेश्चन आएगा कि अशोक ने किस प्रकार की वास्तुकला सबसे ज्यादा बनवाई, तो वो धार्मिक हो जाएंगी। इन्होंने सांची का स्तूप बनवाया एमपी में सांची का स्तूप। एमपी में सांची स्तूप बनवाया। पाटलिपुत्र यानी पटना के पास दीदारगंज पटना के पास यक्ष यक्षिणी की मूर्ति प्राप्त हुई है। यक्ष और यक्षिणी, यक्ष यक्षिणी की मूर्ति प्राप्त हुई है। अगली बात हम करें तो बनारस के पास सारनाथ में अशोक स्तंभ, जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, वो मिला है। वो कहां मिला है? तो बनारस के पास सारनाथ।
इस पर 4 शेर विराजमान है, 3 दिखते हैं, लेकिन जो पीछे से अपोजिट साइड का है वो दिखता नहीं है। जो 4 शेर विराजमान है वो दर्शाते हैं कि अहिंसा, अहिंसा में रह सकते हैं, क्योंकि 4 शेर जब एक साथ हैं तो वो अहिंसा दर्शाते हैं। उसके नीचे मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद से लिया गया हमारा आदर्श वाक्य, आदर्श वाक्य मुंडकोपनिषद देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। सारनाथ में मिला अशोक स्तंभ, 4 सिंह उस पर छपे हुए हैं। उसके नीचे मुंडकोपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते वही लिखा है उसी के नीचे, और वो देवनागरी लिपि में है। देखो, अशोक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को ही बनाया था, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि पटना में ही कोई अभिलेख देखने को नहीं मिला है। मौर्यकालीन अगर हम संगठन की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो एक हो जाएगा श्रेणी, निगम और सार्थवाह। पहला श्रेणी, दूसरा निगम और तीसरा सार्थवाह। अगर हम श्रेणी की बात करें तो श्रेणी में शिल्पकार आते थे, शिल्पकार आते थे, या सभी प्रकार के कारीगर, जैसे बढ़ई थे, लोहार थे, और भी बहुत थे, तो सभी श्रेणी में आते थे। ये ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे आप संगठन लिखेंगे, मौर्यकालीन संगठन, ये हेडिंग आप डाल के नोट करेंगे। दूसरा हम बात करें तो निगम, निगम में व्यापारियों के लिए आता था, व्यापारियों के लिए निगम, व्यापारी। तीसरा सार्थवाह, सार्थवाह का मतलब होता था काफिला या कारवा, यानी काफिला या कारवा। ये बिजनेसमैनों के लिए, ये जो लोग थे ये श्रेणी वाले लोगों से सामान खरीदते थे, यानी शिल्पकारों से खरीदते थे, और ये जो सार्थवाह वाले लोग थे ये व्यापारियों से ही खरीदते थे। तो व्यापारियों से व्यापारियों का, यानी बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन बिजनेस, सार्थवाह। तो ये कारवां या काफिला में शहर जाते थे ताकि कोई लूटपाट ना हो जाए। सभी लोग, ये सभी बिजनेसमैन, व्यापारी काफिला या कारवां में बाजार जाते थे ताकि लूटपाट ना हो जाए, उसीलिए ये ऑर्गेनाइजेशन सार्थवाह था। और अगर हम मौर्यकालीन ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो श्रेणी हो जाएगा शिल्पकारों के लिए। शिल्पकारों में सभी प्रकार के कारीगर, यानी बढ़ई और लोहार भी आ जाएंगे। निगम, ये व्यापारी बिजनेसमैन आ जाएंगे जो इनसे सामान खरीदा करते थे। ये सार्थवाह, ये वो व्यापारियों का संगठन या वो व्यापारियों का समूह जो सारे शिल्पकारों से खरीद खराद के बाहर बाजार में बेचने जाते थे, लेकिन काफिला या कारवां बनाकर जाते थे। किस डर से? कि लूटपाट ना हो जाए, इस डर से। तो ये सार्थवाह हो जाएगा, उनका संगठन सार्थवाह हो जाएगा। तो श्रेणी, निगम और सार्थवाह। उम्मीद करता हूं कि इन तीनों में या इससे पहले जो भी हमने पढ़ा है कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं रहा होगा। इसके आगे हम कल इनकी अर्थव्यवस्था की व्यवस्था देख लेंगे, इनकी प्रशासन व्यवस्था देख लेंगे, उस टाइम के प्रांत देख लेंगे, कितने प्रांत थे या कैसे कैसे थे उस टाइम के। जो वो जो हो जाएंगे, जैसे पुलिस को क्या कहते थे, या सीताध्यक्ष किसको कहते थे, कलेक्टर का क्या नाम था, मुद्रा विभाग किसके अंडर में थी, ये सब चीज हम कल देख लेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।